हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता और मूल कर्तव्य। तो चलिए नागरिकता शुरू करते हैं। कल हम पढ़ेंगे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता और मूल कर्तव्य। तो चलिए नागरिकता का अपना पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंध है। तो हम जानते हैं कि नागरिकता जो है वो 5 से लेकर 11 तक में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करता है और भारत और इंग्लैंड एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत ने इंग्लैंड से ये चीज लिया है नागरिकता का। अगला है तीसरा नंबर, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है। तो ये अनुच्छेद 11 के तहत होता है। ठीक है, संसद कानून बना सकती है अनुच्छेद 11 के तहत। अगला है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती? जन्म द्वारा। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, आपके मम्मी पापा भारत के हैं, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण द्वारा, अगर किसी राज्य को अपने में मिला दिया गया, वो भी है। किसी भूभाग को सम्मिलित में भी वही है। भारतीय बैंक के में धन जमा करके, मतलब भारत के बैंक में कोई धन अगर जमा कर दे तो क्या वो नागरिक हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला है 5वां नंबर, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो देशीकरण का नागरिक जो है वो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या भारत की कोई लड़की है अगर विदेश के पुरुष से अगर वो शादी कर लेती है तो उस पुरुष को नागरिकता दी जा सकती है। उसके भी कई रूल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता है या किसी धर्म की सदस्यता। देखिए भारत का जो संविधान है ना, वो किसी जाति या धर्म या परिवार को नहीं देखता, वो सिर्फ नागरिक को देखता है। तो यहाँ पे राज्य है तो राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। अगला है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो पाकिस्तान के लोगों को जो शुरू में जो नागरिकता दी जा रही थी तो वो ये था अनुच्छेद 6 के तहत। अगला है, नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है। तो नागरिकता के लोप होने का जो नियम है वो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, मतलब उसको हटा देना, नागरिकता छीन जाने का। तो देशद्रोह का अपराध होने पर उसकी नागरिकता छीन जाएगी। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, उसमें से एक कारण क्या है? तो एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। नहीं, 2 महीना के जाने के लिए कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग कई साल कमाते हैं वहाँ पे। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। देखिए राज्य के मतलब यहाँ पे देश से है मुराद है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि दूसरे देश का अगर कोई नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता उसका अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो ऑप्शन अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। देखिए भारत में आपकी कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति उसने मतलब को नहीं मिलेगा। अगर अधिवास, अगर यहाँ पे निवासी हैं, रह रहे हैं, तो आपको निवास मिल जाएगा। वंशाक्रम, अगर आपके माता पिता यहाँ के हैं तो भी आपको वंश यहाँ का नागरिक मिल जाएगा। पंजीकरण, अगर आपने कराया है कुछ दिन रह के यहाँ के नियम फॉलो करके, अगर आपने यहाँ का पंजीकरण करवा लिया फिर भी आपको, तब भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ की संपत्ति ये नहीं कि कुछ ज़मीन खरीद लिए, कुछ घर खरीद लिए, कुछ संपत्ति बना लिया और आपके यहाँ के नागरिक हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला हम देखेंगे, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है वो किस प्रकार होगी, जन्म से होगा, वंशानुक्रम से भी होगा, देशीकरण से भी होगा, उपयुक्त में सभी, ये तीनों से होगा। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विचार से चर्चा की कहाँ की गई है। तो जो नागरिकता के प्राप्त होने और खोने की जो चर्चा है वो 1955 के नागरिकता कानून में की गई थी। ठीक है। अगला है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, यानी हटाई जा सकती है, यदि वह व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। हाँ, ये हो सकता है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ए भी यही सही है भी हमारा। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है। हाँ, ये भी सही है। यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तीनों सही, एक, तीन और चार, ये तीनों सही है। तो एक, तीन, चार जिस किस्म है, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो नागरिकता संशोधन 2019 में एक नागरिकता संशोधन हुआ था जिसका काफ़ी बवाल हो गया था, आप जानते होंगे, CAA के नाम से। तो 14वां जो है ये हुआ था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिक प्रदान करना। तो ये था ऑप्शन डी, इसी की वजह से काफ़ी बवाल हुआ था। अगला है, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये 7 वर्ष है। अगर कोई भारत का आदमी बाहर चला गया है नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, और वो लगातार पढ़ाई करने के लिए शायद नहीं है लेकिन जॉब करने के लिए कोई बाहर चला गया है, 7 साल बाहर अगर कोई लगातार रह गया है और पिछले 7 साल से वो एक बार भी भारत में आया नहीं है, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो 7 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे, वो 7 साल से पहले आ ही जाएंगे। एक दिन के लिए ही आए, एक हफ्ते के लिए ही आए, लेकिन आएंगे जरूर भारत में। अगर नहीं आएंगे तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ एक हैं जो 6 साल में एक बार आते हैं, आएंगे, एक हफ्ता 10 दिन रहेंगे, चले जाएंगे। तो अगर आप 7 साल से ज़्यादा किसी विदेश में रह गए और भारत में आपने कदम नहीं रखा तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगला है, ऐसे व्यक्ति ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। मतलब डेट पूछ रहा है कब से कब तक का। तो ऐसे है जो 26 जनवरी 2050 जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन के बाद से जन्म के पश्चात से जन्म में भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारत नागरिक समझा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद की बात है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है, त्यागने पर हो सकता है, निर्वासन करने पर यानी भगा देने पर वो भी हो सकता है, वंचित किए जाने पर यानी सरकार उससे छीन ले वो भी हो सकता है, यानी तीनों होगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। निर्वाचन के दौरान। तो निर्वाचन के दौरान तो ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब निम्नलिखित में किस भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो निर्वाचन के दौरान क्यों नहीं छीना जा सकता, आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता, युद्ध के दौरान भी नहीं छीना जा सकता। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो भारत के जो संविधान में उसमें जो नागरिकता का प्रावधान है वो लागू हुआ था 1949 में। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। तो
पहला ऑप्शन हमारा है कुछ सार्वजनिक पदों की प्राप्यता, दूसरा संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, यानी जो बाहरी लोग हैं, इस कहने का मतलब ये भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, मतलब कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो सिर्फ भारत के लोग ही ग्रहण कर सकते हैं, विदेशी उसे ले नहीं सकते। अब कहने का मतलब यही है। तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, तो जितना भी सरकारी नौकरी है उसमें आपको दिया रहता है कि आप भारत के निवासी हों, ठीक है, तो पहला हो जाएगा। दूसरा है संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये भी है कि आप संसद या विधानमंडल का सदस्य तभी होंगे जब आप भारत के निवासी हों, ठीक है। इसीलिए काफ़ी चर्चा में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था, हालांकि वो निवासी हो गई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी चर्चा चला था इस बारे में, तो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला है अनुच्छेद 15, 16 और 19, इन तीनों का अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 16 ये मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है, 15, 16 और 19 ये पढ़ेंगे कि इन मौलिक अधिकारों में क्या आता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम चलकर डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है। तो जो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है वो था 1955 में, ठीक है। अगला है भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है। मैं भी शुरू में ही बताया था कि एकल नागरिकता की जो धारणा है वो इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। अगला है 23 नंबर, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता है, कनाडा में भी एकल नागरिकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी एकल नागरिकता है, लेकिन संयुक्त अरब यूएसए में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। नागरिकता निम्न में से किन विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आनुवंशिकता के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अनुरोध द्वारा कैसे नागरिकता दी जाएगी। आप जाके गिड़गिड़ाएंगे क्या, मुझे नागरिकता दे दो, मुझे नागरिकता दे दो, इस टाइप में नागरिकता मिलेगी क्या। तो ऑप्शन डी 4 नंबर नहीं होगा, 1, 2, 3 यानी हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है नागरिकता आपको दिया जाए या ना दिया जाए, इसका जो कानून बनाता है वो बनाएगा, ना ही चुनाव आयोग बना सकता है, ना ही राष्ट्रपति बना सकता है, सिर्फ बनाएगा तो संसद बना सकता है। इसमें विधानसभा का भी कोई रोल नहीं है, तो जो भी कानून बनेगा वो संसद बना सकता है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, हाँ तो उसको तो खो देगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, इससे भी खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं इससे तो नहीं होगा। सानिया मिर्जा पाकिस्तान में शादी की है तो क्या उसका नागरिकता चला गया। और जो एक हीरोइन है ना, क्या नाम है उसका, मिस वर्ल्ड रह चुकी है, प्रियंका चोपड़ा, वो भी तो निक से शादी की है, तो क्या उसका नागरिकता खत्म हो गया। ऐसा नहीं। तो तीसरा नंबर तो नहीं है। चौथा देखते हैं, सरकार की आलोचना करता हूँ। तो आलोचना करना, न्यूज़ वाले तो रोज ही आलोचना करते हैं, तो क्या उनको नागरिकता छीन गया। तो दोनों नहीं होगा, 3 और 4 नहीं होगा, तो होगा सिर्फ 1 और 2। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है। तो जो नागरिकता है वो भाग 1 में जो है वो भाग 1 में भारत का संघ और उसके राज्य के बारे में आता है, 2 में नागरिकता आता है, 3 में मौलिक अधिकार आता है। तो दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है वो जन्म से तो मिलेगा ही,
वंशानुक्रम से भी मिलेगा, देशीकरण से भी मिलेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या जोड़ा गया था? तो इसमें किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ये तो बहुत पहले ही मिल गया था। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, हाँ ये जोड़ा गया था उसमें, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। हमारा नागरिकता का यही खत्म होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य अभी हम पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम अच्छे से जानते हैं ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य को। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से, संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की है? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की जो अनुशंसा है वो क्या तारापुर समिति ने की थी, या राधा कृष्णन समिति ने की थी, या बलवंत राय समिति ने, या स्वर्ण सिंह समिति ने? देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, इसको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला तीसरा नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया था? तो संविधान के मूल कर्तव्य को जो संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था ये जो था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन? अभी मैंने कहा कि 42वां संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था। अगला है 42वें संविधान संशोधन के 10वें आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन में जो 10वां आचार 10 जोड़े गए थे, आदर्शों को जोड़ा गया, 10 में 10 आदर्श जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य में कितने आदर्श जोड़ा गया था? शुरू में तो 10 जोड़ा गया था, उसके बाद 2002 में एक और जोड़ा गया, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि 11 कौन से हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधीन के 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायती राज सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य। तो हम मौलिक कर्तव्य ही पढ़ रहे हैं तो यही कहा जाएगा। अगला है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 1942 में, अभी उनसे पहले हमने पढ़ा कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10 जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। अगला है 1976 में यही है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? तो भारत का अभी हमने पढ़ा कि कौन सा भाग, तो पहला भाग जो है किसको दर्शाता है? भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दर्शाता है। और दूसरा जो है किसको दर्शाता है? अभी हमने पढ़ा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा उसके बाद आएगा हमारा 4 का 1 जो है वो भारत का मौलिक कर्तव्य आएगा, ठीक है। तो हमारा 4 का 1 हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो मौलिक कर्तव्य की जो सूची थी वो जोड़ी गई थी कितने भाग में? तो भाग 4 में। अभी हमने पढ़ा है भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? तो 51 के ए में चर्चा है, ठीक है।
अनुच्छेद 51 के क मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? फिलहाल यानी वर्तमान में तो 11 है। ठीक है, आइए इन 11 को हम देखते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A द्वारा प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है। भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 11 मौलिक कर्तव्य आपके सामने इस तरह पेश किए जाते हैं। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे कौन बड़े करोड़पति नहीं चल रहा है, ध्यान से पढ़िए। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संविधानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। ठीक है, आप भारत के जो है आदर्श, उसके संस्थान, भारत के ध्वज और भारत के राष्ट्रगान से सम्मान किया जाता है। देखिए पिछले बार एक लड़का भारत के राष्ट्रगान पर बज रहा था कहीं और वो डांस करने लगा था तो उसे जेल हो गया था। ठीक है, हालांकि इस पे कोई प्रावधान बनाया नहीं गया है, कानून बनाया नहीं गया है, लेकिन आपको इसका पालन करना है। कोई अगर आपके पास कंप्लेंट कर सकता है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संयोजना और पालन करना। तो जो स्वतंत्रता के लिए जितने भी लोग थे उनके लिए वो जो अच्छी भावना रखना दिल में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और इसकी रक्षा करना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई के कान तक चू नहीं बोल रहा है। देश की रक्षा करना और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यानी देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, देश सुरक्षित रहे। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषा और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार का त्याग करना। छठा है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए और जीवित प्राणियों के लिए दया का भाव रखना। ये नहीं कि चल दिए शिकार करने के लिए। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। 9 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को समाप्त करना। 10 नंबर है व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़े। 11 नंबर जो जोड़ा गया था 2002 में, जनक अभिभावक द्वारा उसके बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच आश्रित को जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। इसीलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा मूल कर्तव्य हो गया है। ठीक है, तो ये 11 मूल कर्तव्य आपके सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला है भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य किस वर्ष 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? अभी मैंने बताया कि सन 2002 में जोड़ा गया था। अगला है मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? तो मौलिक अधिकारों को, तो ऑप्शन जो सी हमारा है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, इसीलिए इसे जोड़ा गया था। अगला है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिखे हैं ना, वो किसके लिए है? सभी व्यक्तियों के लिए, मतलब दुनिया के जो लोग हैं सबके लिए? तो ऐसा तो नहीं है, सभी नागरिकों के लिए। हाँ, भारत के जो नागरिक हैं सिर्फ उनके लिए ये चीज़ है। ठीक है, केवल गैर नागरिकों के लिए, गैर नागरिक के लिए क्यों होगा? तो आगे चलते हैं अपना 14 नंबर पे। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को
क्या दिया जा सकता है? दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा है कि इसमें मौलिक कर्तव्य के अवहेलना करने वालों को दंड देने की अवहेलना की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर कोई कंप्लेन कर दे तो इसका द्वारा कुछ एक्शन लिया जा सकता है। अब उसमें इसमें कोर्ट जो समझे, इसमें इसका फैसला के जज साहब करेंगे कि उसको क्या सजा दें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ में आता है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना, करों की अदायगी करना। भाई सब जरूरी थोड़ी कि सब कर अदा करेंगे, तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन लगभग हम हर चीज़ में कर अदा करते हैं। एक पेन से लेकर एक गाड़ी तक जो भी हम खरीदते हैं उसको हम उसका टैक्स ज़रूर देते हैं, चाहे वो एक गरीब आदमी खरीदे या एक अरबपति आदमी खरीदे या एक रोडपति आदमी खरीदे। भिखारी जिसे रोडपति जिसे भिखारी कहते हैं, एक रोडपति खरीदे या अरबपति खरीदे एक पेन को, उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। ये व्यवस्था थोड़ा समझना चाहिए सरकार को, क्योंकि एक लाइन से सब टैक्स दे रहे हैं, एक बराबर टैक्स सबको है, तो यहाँ पे नियम बराबर कहाँ से हुआ? हर इंसान एक बराबर हो गया? जितना टैक्स आप बड़ों पे ला देंगे उतने टैक्स आप छोटे पे ला देंगे। तो ये कर अदा की तो है, लेकिन कर तो अदा सभी कर रहे हैं, जिसके पास जितनी संपत्ति है उस हिसाब से। हम जो चीज़ भी खरीदें उसमें टैक्स देते ही हैं, उस पर देख लीजिएगा हर चीज़ पे टैक्स बना होता है। यहाँ तक कि आज तो पढ़ाई पर टैक्स है, दूध पर टैक्स है, सोचिए बच्चों के दूध तक में टैक्स है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य हमारा है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। धर्म निरपेक्षता का पालन करना, धर्म निरपेक्षता का पालन करें या ना करें भाई, इससे क्या मौलिक कर्तव्य तो नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित करना, ये है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वही है जो अभी हमने 11वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य बताइए भाई, इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए न्यायपालिका के कार्यपालिका का पृथक, ये मौलिक कर्तव्य थोड़ी है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यही हो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये तो भाई मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय उद्यमियों का संरक्षण करना, उद्यमियों का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य थोड़ी है, उद्यमी अपना समझे, हमसे क्या मतलब। वैज्ञानिक संस्कार के विकास करना, भारत की समृद्धि विकास करना, ये बाकी है। ये दूसरा नंबर छोड़ के बाकी ये तीनों हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि हमने अभी 11वां देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तीनों है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान की रक्षा करना ये तो सरकार करेगी ना, हालांकि ये भी होना चाहिए था। अगला है 21 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना बिल्कुल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिश्रम करना ये भी है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, ये दोनों है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना नहीं, ये नहीं है भाई।
ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से एक मूल कर्तव्य सम्मिलित किया गया था, जोड़ा गया था। तो 2002 में कौन सा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन हमारा है व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्ट के लिए प्रयास। नहीं, हमने पढ़ा था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यही था जो 2002 में जोड़ा गया था। अगला है भारत के किसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मतलब कि जब भारत के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, आयरन लेडी जिसे कहते हैं, गजब की आयरन लेडी थी ये भी। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A यानी भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वही शामिल है, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद ए का 51 के ए में, यानी क, ए बोले तो क में शामिल है भारत का मूल कर्तव्य। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय स्मारक को कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा करना, ये तीनों है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। हाँ, क्या जिसका सरकार चल रहा है उसके हम समर्थन करेंगे क्या? कोई हमारा मौलिक कर्तव्य थोड़ी है, हमारा मन करे इसका विरोध में खड़े रहें, इसके साथ में रहें। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो 1971, 1972, 1975 या 1976। तो मैंने 1976 में संविधान संशोधन 1942 हुआ था, तो उसी में जोड़ा गया था। अगला है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान के मूल कर्तव्य अगर कोई सम्मिलित किया गया है तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।